नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत धरदुबे अजीत न्यूज एंड जीएस रिसर्च पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है। अर्थशास्त्र, इसके पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि इसके पहले जो है मैं 5 नोबेल पुरस्कार को कवर कर चुका हूं। और 5 नोबेल पुरस्कार कौन कौन से हैं? पहला है रसायन का, मैं वीडियो बना चुका हूं। फिर उसके बाद भौतिकी का बना चुके हैं, जो कहा जाता है फिजिक्स। उसके बाद चिकित्सा का बनाया है, ठीक है, और शांति का और साहित्य का। अगर ये आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको ये पांचों जो है आपके नोबेल पुरस्कार मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वहां पे एक चीज और मैं बता दूं, वहां एशियन गेम भी मैं जो है कवर किया हूं। ठीक, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जरूर जाके। आज जो है सबसे लास्ट वाला नोबेल पुरस्कार है, और सबसे लास्ट वाला नोबेल पुरस्कार कौन सा है? अर्थशास्त्र का। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि 6 श्रेणियों में दिया जाता है, तो 5 में बता ही चुका हूं। ये 6वां है, क्या? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार एक नाम से और जाना जाता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो ये चीजें आपको पता रहे। और एक दूसरे नाम से कौन से जाना जाता है? तो स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार। स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है यह सबसे अंत में जोड़ा गया। सबसे अंत में कब जोड़ा गया था? तो 1968 में जोड़ा गया था। अच्छा, 1968 में जब यह जोड़ा गया तो किसके पहल पे जोड़ा गया था? ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। कोई ना कोई तो सुझाव दिया होगा इसको कि जोड़ा जाए, क्योंकि 5 जो है अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो अपने वसीयत पे करके गए थे पहले से ही। लेकिन ये 6वां वाला जो है ये लास्ट में जोड़ा गया। तो ये जो है किसके सुझाव पे था? तो ध्यान दीजिएगा, स्वीडन केंद्रीय बैंक। ये स्वीडन केंद्रीय बैंक जो है इसी के ये पहल पे जो है 1968 में, किसका? 1968 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का जो है स्थापना किया गया था। ये तो 1968 में इसकी कहानी हुई। अच्छा, सबसे पहले कब दिया गया था जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? तो सबसे पहले जो है 1969 में। स्वाभाविक सी बात है कि कोई चीज गठन होगा तो उसको देने में 1 आध साल जरूर लगेंगे। तो इतना आप दिमाग में रखिएगा कि 1900, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र का कब स्थापना हुआ, तो 1968 में। अगर पूछ ले कब पहली बार दिया गया था, तो 1969 में। ठीक है, 1969 में। अच्छा, 1969 में किसको दिया गया था? तो 1969 में जैसा कि है 2 व्यक्तियों को दिया गया था। 2 व्यक्ति कौन कौन थे? रैगनर फ्रिक्स, और एक दूसरे व्यक्ति थे जॉन टिनबर्गेन। ये 2 व्यक्ति थे जिनको जो है 1969 में दिया गया था। 1969 में सबसे पहले वाले व्यक्ति यही थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये तो हुआ सबसे पहले वाले व्यक्ति। ठीक है, अब आते हैं भारत में, देखते हैं कि भारत में जो है सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1989 में मिला था। कब मिला था? 1998 में मिला था। अच्छा, किसके लिए मिला था? तो किसके लिए मिला था? लोक कल्याण के लिए। इन्होंने अपना एक सुझाव दिया था, एक थॉट रखा था, लोक कल्याण। तो उसी के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला था, मतलब इकोनॉमिक्स में मिला था। ठीक है, अच्छा, इनसे रिलेटेड एक फैक्ट और है, मैं आपको बता दूं। एक फैक्ट क्या है कि इनको जो है 1999 में, किसको? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में जो है भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? भारत रत्न। ये मैं इसलिए फैक्ट यहां पे ऐड कर दिया कि जो चीजें आप जहां पढ़े ना वहीं पे सारी चीजें कवर हो जाए। अगर मान लीजिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में हम लिख दिए तो उनसे 1-2 फैक्ट और भी जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं तो उसको भी मैं कवर कर लिया। जैसे मेरा टारगेट ये होता है कि जैसे आप वीडियो देखें तो कई सारी चीजें आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ पहले भारतीय थे। ठीक है, अच्छा, एक चीज और बता दें आपको कि जो है सबसे पहले भारतीय मूल के विदेशी नागरिक कौन थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? अभिजीत बनर्जी। ये कहां के हैं? अमेरिका के हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और इनको कब दिया गया था? सन 2019 में, 2029। ठीक, तो 2019 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में। अच्छा, इनके साथ ये 3 लोगों के साथ पाए थे, अकेले नहीं पाए थे। अच्छा, इनकी पत्नी भी एक थी, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इनके साथ ही इनकी पत्नी भी पाई थी। इनके पत्नी का नाम था
एस्थर डुफ्लो जो है फ्रांस से थी। एक और व्यक्ति थे माइकल क्रेमर। ये 3 लोगों के साथ इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में। अच्छा, किसके लिए मिला था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह जो है वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए दिया था। अपना कॉन्सेप्ट किसके लिए दिया था? वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। इसके वजह से इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 2019 में संयुक्त रूप से। ठीक है, ये तो हुआ जो है पीछे का बैकग्राउंड। और पीछे का बैकग्राउंड बताने का बस मेरा इतना ही पर्पज होता है कि चीजें आपको, अगर मान लीजिए पीछे की चीजें पूछ ले ही और कूट में पूछ ले, स्टेटमेंट में पूछ ले, तो चीजें आपको सारी चीजें पता हो। ठीक, इस वजह से मैं चाहता हूं कि चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 2023 का। तो 2023 में किसको दिया गया है? तो 2023 में जो है क्लाडिया गोल्डिन, किसको दिया गया है? क्लाडिया गोल्डिन। ठीक है, क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो स्त्री पुरुष की असमानता बाजार श्रम में। ठीक है, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं ये क्या स्त्री पुरुष। जैसे हम लोग देखते हैं ना, स्त्री और पुरुषों का वेतन जो है और चीजों में जो है असमानता होता है। जैसे किसी फैक्ट्री में पुरुष भी काम करते हैं, महिलाएं भी काम करती हैं, लेकिन पुरुषों को ज्यादा सैलरी मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है वेतन, लेकिन महिलाओं को कम मिलता है। तो इन्होंने इसी पे रिसर्च किया था। अच्छा, इनका कॉन्सेप्ट भी मैं बताता हूं अभी कि कैसे क्या रिसर्च की। ठीक, अच्छा, एक चीज और बता दें, यह विश्व की तीसरी ऐसी महिला हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसमें? अर्थशास्त्र में। अच्छा, 2 कौन थी? तो 2 तो एक तो यही हो गई इनका अभिजीत बनर्जी की वाइफ, अभिजीत बनर्जी की पत्नी कौन? एस्थर डुफ्लो। और एक जो है ये है एलिनोर ऑस्ट्रम। तो दो तो ये हो गई और तीसरी ये हो गई। ठीक है, तो हमें लगता है इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इन्होंने क्या रिसर्च किया जिसके लिए इनको मिला? ठीक है, जैसा कि श्रम बाजार में, तो श्रम बाजार के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इनका रिसर्च जो था, यह जो है 200 वर्षों का एक आंकड़ा इकट्ठा की, 200 वर्षों का एक आंकड़ा इकट्ठा की। और उस आंकड़े में इन्होंने देखा, इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च में पाया कि जो है स्टार्टिंग में मतलब प्राथमिक क्षेत्र कृषि में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है और उसमें जो है उनको रोजगार भी ज्यादा है। लेकिन दूसरा सेक्टर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, दूसरा सेक्टर उद्योग है। तो उद्योग क्षेत्र में क्या हुआ कि महिलाओं की भागीदारी कम है, महिलाओं की भागीदारी, श्रम बल इसमें कम है। और श्रम बल कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, इसका कम क्यों है? जैसे ये माना जाता है, ये हमारे मतलब क्या कह सकते हैं कि ये फालतू का एक कॉन्सेप्ट है कि जो है महिला, ये माना जाता है कि महिलाएं जो है ज्यादा भार उठाने में सक्षम नहीं होती हैं, तो इस वजह से उनको उद्योग में ज्यादा रोजगार नहीं मिलता। तो उद्योग में क्या हुआ कि महिलाओं का जो है वेतन कम रहेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। जब उनके रोजगार नहीं मिला है तो वेतन कहां से उनका बढ़ेगा? ठीक है, अच्छा, सब उसके बाद तीसरा सेक्टर कौन सा है? तीसरा सेक्टर है सेवा क्षेत्र। अच्छा, सेवा क्षेत्र में महिलाएं जो है काफी रोजगार पाई हैं। काफी रोजगार क्यों पाई? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो जो है सेवा भाव से किसी का भी जो है, जैसे कि आप देख लीजिए, नर्स भी सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं, केयर टेकर भी महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में भी जो है महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी। अच्छा, इसके लिए इन्होंने क्या देखा, जैसे महिलाएं जो है, क्या कारण था कि जो है असमान हो गई, मतलब इनके वेतन में असमानता पाया गया। तो असमानता इस वजह से पाया गया, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए कोई पुरुष है, अगर वह भी मान लीजिए बीटेक किया हुआ है और कोई स्त्री भी बीटेक की हुई है और वह एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए किसी एससीएल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा कि उनकी सैलरी सेम होगी। मान लीजिए सपोज करिए कि अगर वो 20,000 रुपया पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर पुरुष जो है, मेल जो है 20,000 रुपया पा रहा है तो फीमेल भी 20,000 रुपया पा रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि जब उस महिला की शादी होगी, उस लेडीज की शादी होगी, लेडी की, तो शादी होने के बाद क्या होता है, जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो रोजगार में कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। इसका कारण यह होता है कि उसको जो है अपने रोजगार से लीव लेना पड़ता है। जब वो रोजगार से लीव लेती है, फिर जब दोबारा वह रोजगार में जाती है तो वह पुरुष है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा नीचे आके वो जॉब करना शुरू करती है। जैसे मान लीजिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब आप किसी चीज को करते हैं, डायरेक्ट लगातार करते रहते हैं, तो आपका प्रोग्रेस होगा ही। लेकिन आप अगर उसमें ब्रेक कर देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका डिमोशन होगा ही। तो यही एक कारण था
कि जिसकी वजह से महिलाओं का जो है वेतन में असमानता मिला। अच्छा, एक कारण और इसका लाभ क्या हुआ, जैसे मतलब इन लोगों का वेतन में समानता कैसे हुआ, थोड़ा बहुत तो जो गर्भ निरोधक जो दवाइयां मार्केट में आई, इसके वजह से क्या हुआ कि महिलाएं काफी जो है आगे बढ़ी, काफी आगे बढ़ी, और रोजगार और मतलब उद्योग सेवा क्षेत्र में सब जगह महिलाओं का धीरे धीरे विस्तार हुआ, और विस्तार क्या हुआ, उनके रोजगार में विस्तार हुआ। तो मुझे लगता है कि ये पूरा सारा कॉन्सेप्ट इनका समझ में आया होगा कि इन्होंने किस चीज पे कॉन्सेप्ट दिया था। तो स्त्री पुरुष की असमानता कहाँ, श्रम बाजार में, ठीक है, श्रम बाजार में जहां लेबर फोर्स होता है, ठीक है। तो ये महिलाएं सबसे पहले कहाँ, सबसे ज्यादा कहाँ रोजगार पाती हैं, तो कृषि क्षेत्र में। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि गांवों में जो है महिलाएं ज्यादातर खेतों में काम करती हैं, ठीक है। उद्योग में इनका जो है नेतृत्व जो है कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ये भार उठाने में थोड़ा सा असक्षम होती हैं पुरुषों के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है, माना जाता है। क्यों, आप देखिए खेल में कितनी आगे निकल रही हैं महिलाएं, ठीक है, क्रिकेट खेल रही हैं, और मतलब सारे चीज में महिलाएं आगे निकल रही हैं। और उसके बाद जो है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में स्वाभाविक सी बात है कि महिलाएं जो है पुरुषों से आगे थोड़ा होती हैं, और इसमें जो है रोजगार में, रोजगार जो है उनको अच्छा मिलता है और वेतन भी अच्छा पाती है, ठीक है। तो ये रहा पूरा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इसका बैकग्राउंड में बताया, सबसे पहले कौन पाया था, ठीक है, सबसे पहले कौन पाया था, भारत के कौन कौन से व्यक्ति पाए, और उसके बाद जो है 2023 में किसको मिला, और 2023 में मिला क्यों मिला, किसके लिए मिला, इन्होंने कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। तो ये सब सारी चीजें मैं कवर किया हूं, और मुझे लगता है कि अगर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और नोबेल प्राइज का लगभग मैं 4 वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आप आगे वीडियो नहीं देखे हैं रसायन और भौतिक और चिकित्सा और साहित्य हित का, तो आप जाके प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पे आप जो है सारा वीडियो दे सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, 14-14, 15-15 मिनट का है, लेकिन मैं बहुत ब्रॉड जो है कवर किया हूं। ब्रॉड कवर करने का कारण यही है कि एग्जाम में आपकी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन मेरे वीडियो से बाहर ना जाए, ठीक है। और मैं ये प्रॉमिस पहले ही कर चुका हूं कि जो भी वीडियो लाऊंगा मेरा 100% ये गारंटी रहेगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उस वीडियो से जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 200% मेरी गारंटी है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर नोबेल पुरस्कार या एशियन गेम से कोई भी अगर यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो आप मेरा वीडियो पहले एग्जाम देके आइए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा। अगर उससे बाहर क्वेश्चन गया तो फिर कहिएगा। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं यूपी स्पेशल शुरू करने वाला हूं, और अभी थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा, एक दो दिन के वजह से थोड़ा सा व्यस्तता है। उसके बाद जैसे ही होगा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। और यूपी स्पेशल शुरू करने का पर्पज ये है क्योंकि आरओ में इसका बहुत ज्यादा वेटेज है। वेटेज मतलब कहने का ये मतलब है कि कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल से बन रहे हैं। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे पेट हो, वैसे हम पेट तक तो नहीं कवर कर पाएंगे, हम इसका दावा नहीं करते, क्योंकि पेट वाला जो है 8 ही 10 दिन में एग्जाम आपका होने वाला है। लेकिन आने वाले जो 1-2-3 महीने में एग्जाम होने वाले हैं, 2-3 महीने में, उस एग्जाम में मैं यूपी स्पेशल पूरा कवर कर दूंगा, और लगभग 8 से 9 वीडियो लेके आऊंगा। उस 8 से 9 वीडियो में पूरा का पूरा यूपी स्पेशल जो है कवर रहेगा, और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्ञानी बनना चाह रहे हैं तो फिर पढ़ते रहिए, फिर सभी कोई पढ़ रहा है, आप भी पढ़ते रहिए। अगर आप कम संसाधन में और चाहते हैं कि टाइम आपका बचे, तो आप वीडियो से जो है आप लाभ उठा के, और एग्जाम में आप 12-13 क्वेश्चन अगर आपका आता है, तो मैं 12-13 क्वेश्चन का दावा नहीं करता, हाँ, लेकिन 10 क्वेश्चन का मैं दावा करता हूं। अगर 13 क्वेश्चन आता है तो 10 से 11 क्वेश्चन मेरे वीडियो से ही रहेगा, इतना मैं गारंटी आपको देता हूं, ठीक है। और अगर आप वीडियो में, फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं, वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आता है मेरा ट्रिक बताने का, आप 3-4 वीडियो और अपलोड किए, उसको भी जाके देख लें, और देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं कितना रिसर्च करता हूँ चीज़ों पे। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।